आपने भी इन अ वे ये बात कह दी, आपने भी ये बात कही कि गाड़ी अगर पुरानी होगी तो भाई साहब फिर उसमें तमाम दिक्कतें आएंगी, उसमें माइलेज की भी दिक्कत आएगी। तो वो जो पुरानी गाड़ियां हैं, मतलब 2023 से पहले की गाड़ियां, उनमें जो समस्याएं आ रही हैं वो इसलिए ज्यादातर आ रही हैं क्या, क्योंकि वो पुरानी हो गई हैं, या एक्चुअली जैसे ही उनको E10 15 से 20 किया गया, वो कंपैटिबिलिटी थोड़ा तो झेल सकती थी इधर उधर, लेकिन इतना उनके लिए बहुत ज्यादा हो गया इसलिए उसमें खराबी आने लगी। इसको कैसे देखा जाना चाहिए, इस पर एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले ये देख लीजिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। Is what happens if on the cars that have been sold before 2023, manufactured and sold before 2023, if which was primarily designed for E10, what if E20 fuel is used on them? That we have sufficient factors of safety that take care that there is no problem in terms of wear and tear, corrosion, or damage to the life of the car or the parts that come in contact with the E20 fuel. तो यहां अगर आप एक लाइन में इसको समझना चाहें तो इधर तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई समस्या है ही नहीं। E10 वाले को अगर E20 वाला पेट्रोल भी डलवा दीजिए तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं आ रही है, गाड़ी खराब होने का कोई सवाल इसमें नहीं है। एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा आप जरा। पहले बात तो ये सरकार नहीं है, ये एक स्पेसिफिक कंपनी है, ठीक है। दूसरे सरकार के जो रिपोर्ट्स हैं, ARAI के जो रिपोर्ट्स हैं, बाकी इंस्टीट्यूशंस के जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि माइलेज ड्रॉप होता है और हर वक्त एक रिस्क रहता है ऑफ डैमेज, और ये होना ज़रूरी है। हम लोग जितने भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कोई डैमेज नहीं होगा, वो केमिस्ट्री नहीं समझ। अच्छा सर, ये बताइए, जब अब ये 3 तारीख को जून में E85 की भी बात कर दी गई है, तो क्या आप सीधे E85 मिलना शुरू होगा और उसमें कहा जाएगा ये कंपैटिबिलिटी, ये भी लोगों के दिमाग में कि ये क्या, यहां पर कितनी कैटेगरी बनाई जाएंगी, एक पेट्रोल पंप में कितने तरह के पेट्रोल पंप, ये वाला E10, ये वाला E20, ये वाला 100% पेट्रोल और ये वाला E85, क्या ऐसा भी होने वाला है सर? सर देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत सिंपल है। जैसे दिनेश जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके हमें E10 अवेलेबल कराना, और ये कोई पीछे जाने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर एक छोटा बच्चा है तो वो तो एक तरह का ही खाना खाएगा ना। वो तो कह रहे हैं घासलेट की तरफ थोड़ी जाएंगे फिर। आई एम सॉरी, आई वुड बेग टू डिफर ओवर देयर। जो 20 से 25 करोड़ गाड़ियां हैं, और अगर हम 4 लोग भी लेते हैं पर फैमिली, अगर वो 100 करोड़ के एक वो लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें उनका हित सोचना है। उनकी गाड़ी E10 है, वो E20 फ्यूल से इफेक्ट होती है। मैंने खुद देखा है, मैंने खुद टेस्ट किया दोनों गाड़ियों को। जैसे अगर मैं E20 गाड़ी में E20 डालता हूं तो गाड़ी में माइलेज थोड़ा ड्रॉप होता है, बट वैसे ठीक चलती है। बट E10 में मैंने खुद जब उसमें E20 डाला, मतलब कई दिनों तक, तो वो गाड़ी कोल्ड स्टार्ट के टाइम ऐसे स्टटर करती है, वाइब्रेशन आती है। वो क्यों आ रही हैं? ये एक बहुत सिंपल प्रमाण है कि उससे प्रॉब्लम आती है। तो सिंपल सोल्यूशन है, कृपया लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचें, और E10 को लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को ओवरकम करके उन 100 करोड़ लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए, उन 80% लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए जिनके पास 2023 से पहले वाली गाड़ियां हैं। अब अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कहा गया था कि 55 रुपए लीटर हो जाएगी कीमत। तो सवाल, एथेनॉल सस्ता तो पेट्रोल का रेट क्यों नहीं घटा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ एक चीजें जान लीजिए, अगर एथेनॉल सस्ता है तो पेट्रोल का रेट क्यों नहीं घटा? 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का दावा क्या था? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। सरकार का दावा था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। अब सवाल यह है कि अगर बहुत सारी उस समय वर्ल्ड में पेट्रोल के, क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या चल रहे होंगे, इत्यादि, अगर ये सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कंडीशन में जुड़ सकते हैं किसी समय, तो ये दावा क्यों किया गया था? एथेनॉल ब्लेंडिंग से पेट्रोल 55 रुपए लीटर मिलेगा। अप्रैल 2026 से पूरे देश में E20 फ्यूल अनिवार्य हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी दर्ज नहीं हुई। 1 लीटर एथेनॉल की कीमत करीब 71 रुपए है। अभी सरकार तय कर रही है एथेनॉल के दाम। अब सवाल यह है कि एथेनॉल को लेकर लोगों के दिमाग में ये जो बात थी कि अब तो अच्छे दिन कम से कम पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से आने वाले हैं। सर दिनेश भाई, हमको मालूम था अब हमारे पास आ रहे हैं। मेरा सिंपल ये कहना है, पारदर्शिता लाना, प्राइसिंग में पारदर्शिता आनी चाहिए। और यदि कोई भी व्यक्ति ये दावा देते हैं कि इतने कीमत हम करेंगे, तो वो होनी चाहिए फिर। और यदि नहीं हुआ तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। सर, तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से ही काम कर रही है। कौन कहा आपको?
ये हमको नहीं मालूम, एज अ ग्राहक हमको नहीं मालूम, तो कहाँ पारदर्शिता आया? नहीं, अब सवाल एक चीज और है। जैसे एक सवाल यह है कि पेट्रोल की कीमतें बीच में इसलिए बढ़ाई गई क्योंकि खाड़ी में बड़ा संकट चल रहा था, तो बीच में जब ईज आया तो तुरंत क्यों नहीं हुआ? उसको लेकर जवाब आया कि ऐसा है कि वो कब से न जाने घाटा झेल रहे थे और अभी इस समय घटाने वाली स्थिति नहीं, या फिर ये आया कि बढ़ी ही कहां थी कीमतें कि घटाएंगे। दिनेश भाई, उपभोक्ता जब अपने जेब से पैसा निकालकर कुछ भी चीज खरीदते हैं, पूरा तंत्र उसके पैसे से चल रहा है, पूरा तंत्र उसके पैसे से चल रहा है, लेकिन वो तंत्र में कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जो उपभोक्ताओं के बारे में सोचे और ये कहे कि भाई ऐसा ऐसा है, हमारा ये खर्चा है, ये मेरा बचत हुआ, यहाँ पर हमारा घाटा हो गया। ऑयल कंपनी को जो फायदा दिखाने का है, वो फायदा किस चीज के लिए दिखाने का है? ये उपभोक्ताओं के संबंध में उनको फायदा होना चाहिए। उपभोक्ताओं को ध्यान में क्यों नहीं रखा जा रहा है? उनके साथ पारदर्शिता क्यों नहीं? दिनेश भाई, मैं सफर जाता हूँ, सब लोग मुझे फैक्ट चेक करें। कोविड के संकट के वक्त क्रूड ऑयल कच्चे तेल के दाम -10 प्रति बैरल थे, -10 प्रति बैरल। सब इससे इत्तेफाक रखते हैं। केवल एक ही हुकूमत ने दाम बढ़ाए थे भारत के अंदर, वो थी वर्तमान सरकार। और उन्होंने उस वक्त स्टेटमेंट किया था, TV 9 ने उसको कवर किया, मैं वही चेक कर रहा था, कि अगर भारत पे कभी कोई संकट आएगा भविष्य में, इसलिए आज हम रेजर्वोयर बनाए। जब संकट आया तब भी आपने दाम बढ़ाए, आपने कुछ किया नहीं। आज हम कह रहे हैं कि आप दाम को कम कीजिए। दूसरी चीज, हम फिर से कह रहे हैं, हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, आप उसके 20% कम कीजिए दाम, एथेनॉल 0 के दाम कम कीजिए, थोड़ा सा हमें अफोर्डेबिलिटी दीजिए। आप ये चाह रहे हैं कि किसानों को जिनको फायदा मिल रहा है इस कीमत का, वो फायदा ना मिले? साहब, मैं 2 चीज आपसे कहना चाहता हूं। किसानों को, गन्ने के किसानों को एथेनॉल को लेकर 3.65 रुपया पैसा मिल रहा है 1 किलो गन्ने का। और जो मैंने मक्के की आपने शुरुआत में बात रोकी थी, मक्का जो हम एक्सपोर्ट करते थे DDGS, आज उसको हम इंपोर्ट करें। साहब, मैं एक लास्ट चीज कहता हूं, आप लोग जानते हो, आप सब मुझे फैक्ट चेक करना, हम भारत एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एथेनॉल भी। सर मैं आपके सामने माफी मांगूंगा। सर, आप मुझे अभी गूगल पे फैक्ट चेक कीजिए। नवंबर 2025 में हमने एथेनॉल इंपोर्ट कर रहा है क्या भारत? तहसीन पूनावाला कह रहे हैं, ये उनका एक तथ्य है, अगर इसको कोई गलत साबित करेगा तो वहां स्टूडियो में माफी मांगने के लिए तैयार है। एक एक करके बात करते हैं। अमेरिका के अंदर 113 रुपए, फ्रांस के अंदर 232 रुपीस, इटली में 212 रुपए, भारत में 94.77, पाकिस्तान के अंदर 130 रुपीस, श्रीलंका में 125 रुपीस, नेपाल में 136 रुपीस, बांग्लादेश में 109, भारत के अंदर 102। भारत एकलौता ऐसा देश है जहां कोई फ्यूल राशनिंग नहीं हुई, कोई ऑड इवन नहीं हुआ, और ये दुनिया ने कंसेंसस बनाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्राइसिस में भारत ने अपने एंड कंज्यूमर तक पेट्रोल भी पहुंचा, LPG भी पहुंचा है। उस पर मैं पुराना हो चुका है, इनका नहीं दावा चला। मैं वापस से फैक्ट पे आऊंगा। एथेनॉल इंपोर्ट हो रहा है कि? मेरी बात सुनिए, 600 करोड़ लीटर हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1200 करोड़ लीटर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने वाले हैं। दूसरी, ये लोग किसानों का विरोध। इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात सुनिए भैया, अभी इस वक्त 600 करोड़ लीटर हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं और बैठा हुआ है, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाइए। क्या किसान, मक्का का किसान जो है वो 1200 रुपए पर टन उसको मिल रहा था, आज की तारीख में उसको 2400 रुपए पर टन मिल रहा है। किसान को 1,60,00,000 लाख करोड़ रुपीस ज्यादा मिल चुका है। फॉरेक्स रिजर्व मेरा 1,90,000 करोड़ से कम हुआ है। तो ये देश निर्णय कर ले, देश का मिडिल क्लास, देश के किसान और देश हित में लॉन्ग टर्म ये है कि हम हमेशा बाहर के तेल पे डिपेंडेंट रहे या हम डोमेस्टिकली भी किसान के फ्यूल से तेल को बनाए। नहीं, सवाल यह है कि ये जो परसेप्शन है, नहीं, ये जो परसेप्शन और सरकार की कही हुई बातों के आधार पर बनी हुई ये धारणा थी कि यहां पर पेट्रोल अब सस्ता मिला करेगा क्योंकि उसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग हो जाएगी, ये दावा क्या धराशायी हो जाएगा? अभी तक तो हुआ नहीं है, होना चाहिए लॉजिकली, लेकिन अभी तक किए नहीं है। जैसे जब क्रूड का प्राइस $65 था बैरल, तभी भी हमने दाम नहीं घटाया, और अभी हमने दाम नहीं घटाया क्योंकि जब 65 से 110 तक जब मूवमेंट हुआ तो उस टाइम पे जितने सारे OMCs हैं उन्होंने अच्छे पैसे बनाए। तो ये क्या एक छलावा ही रह गया? सवाल ये है। लेकिन अब जरा अगले सवाल की तरफ, क्योंकि वक्त कम है। अगला सवाल है एथेनॉल वाले पेट्रोल का किसानों और पर्यावरण पर कैसा असर है? कैसा, ये देखिए अभी भी चल रहा है और कहा यह जा रहा है हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए जरा किसानों और पर्यावरण पर कैसा असर है, ये भी देखिए जरा, समझिए पहले इसको। एथेनॉल वाले पेट्रोल से कितना फायदा, कितना नुकसान पर्यावरण और किसानों को लेकर? सरकार का दावा क्या है? 12 साल में किसानों को 1.58 लाख करोड़ की कमाई हुई है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। एथेनॉल इस्तेमाल से प्रदूषण 65% तक कम होगा, यह बात भी कही जा रही है। पानी को लेकर चिंता है। 2024 में देश के फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने आंकड़ा दिया था, 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है।
तो सवाल यह है कि क्या एथेनॉल का इस्तेमाल करने से एट लार्ज कल्याण होने वाला है, किसानों का भी और पर्यावरण का भी, एक एक करके सबसे। देखिए, हम लोग बहुत टाइम से एग्रीकल्चर सोसाइटी रहे हैं और इकोनॉमी रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है। जैसे आपने बोला, बहुत ही वाटर इंटेंसिव क्रॉप। इस मुद्दे पर और कौन कौन बोलना चाहता है? हाथ खड़े कर लीजिए ताकि मेरे को आसानी हो। हाँ, सारे ही बोलना चाहेंगे। तो एक तो क्विकली सर, हमारे पास वक्त कम है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से ओवर रिलायंस बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, और हमें 2G जैसे पराली या ये सब है, उनको थोड़ा और, उसका जो स्केल है थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। अगर इसी पर डिपेंडेंट हो गए तो नुकसान भी हो सकता है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, इंडिया ने 1,90,000 करोड़ रुपए सेव किए, लेकिन 1,60,000 करोड़ रुपए एथेनॉल परचेज करने में खर्च किए, जो डायरेक्ट किसानों को नहीं, उन एथेनॉल फैक्ट्रीज को गया है। हाँ। जबकि उसे किसानों में भी कुछ सेस जाना चाहिए ताकि उनको बेनिफिट मिले एक्चुअली। तो किसानों का भला नहीं, यहाँ फैक्ट्रीज का भला। सर नहीं, हम तो चाहेंगे कि जो भी बेनिफिट आए वो उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। यदि हमारा पास वो नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब वो बेनिफिट और कोई लोग ले रहा है। बेनिफिट किसके पास जा रहा है? टू धमन साहब जी, ये तो अब बाल की खाल उखेड़ रहे हैं आप। तो सर ब्लेंडेड वाला डलवाएं ना, निश्चिंत होके, क्या करें? बिल्कुल डलवाएं, और सिर्फ जो पुरानी टेक्नोलॉजी की गाड़ियां हैं उसमें को थोड़ा सा एडिटिव डाल दीजिए। एडिटिव डाल देने से बात बन जाएगी क्या? ये समाधान है, या अपने आप में ये भी समस्या हो सकती है? यहाँ कुछ हुआ क्या? लेयर बनी क्या? अभी तक कोई लेयर नहीं बनी है। अभी तक पानी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, उसको लेकर कहा यह जा रहा है, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था, पानी जाएगा तो पानी दिखाई देगा। तो पानी अलग से कोई टंकी में तो डालता नहीं है, क्या पेट्रोल पंपों पर घपला हो रहा है? बहुत धन्यवाद करता हूं आपका। नीर क्षीर विवेक कहा जाता है, हंस के पास ये ताकत होती है कि नीर को और क्षीर को अलग कर देता है वो, मतलब दूध और पानी को अलग कर देता है। पेट्रोल और पानी को भी अलग करने वाला विवेक किसी के पास है क्या? और क्या ये विवेक लोगों तक भी पहुंचाया जा सकेगा? आज इस सवाल के साथ आप सभी से विदा लेता हूं।